Good morning all of you. Today we will study our next chapter of class 8, that is microorganism, friend and foe. In this chapter first we have to study that what is microorganism. Actually the word mean micro is सूक्ष्म, बहुत ही minute, and the organism means जीव. ठीक है, तो जो बहुत ही छोटे बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. एंड फॉर सीइंग देम we need an instrument, a tool that is known as microscope. Microscope is that instrument through which we can able to see microorganism. माइक्रोस्कोप वो यंत्र है जिसके द्वारा कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख पाते हैं. And the branch of science in which we study about the microorganism is known as microbiology. ठीक है, वो साइंस का वो ब्रांच जिसमें कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं उसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, और जो लोग इसके बारे में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं उन्हें हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं. ओके, so in this chapter what we have studied right now, that what is microorganism, with the help of what we can see microorganism, that is microscope, and what is microbiology as well as microbiologists. Okay, हमारे चारों तरफ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बहुत ही इवन बहुत नेकेड और बहुत बिग भी हैं. कुछ को तो हम नॉर्मल आई से देख सकते हैं, कुछ ऐसे जिनको हम नेकेड आई से देख ही नहीं सकते हैं. उसको देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने 4 इंपॉर्टेंट ग्रुप में डिवाइड किया है: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर रहते हैं, इन एयर, वाटर, सॉइल, ट्री, आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म, इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, एवरीवेयर. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, वेरएज कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. यानी कि कुछ जो हैं वो हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल होंगे, हमारे लिए यूज़फुल होंगे, हमारे इन्वायरमेंट के लिए यूज़फुल होंगे, वेरएज कुछ ऐसे होंगे जो कि हार्मफुल होंगे, बीमारी फैलाते होंगे. तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारी फैलाते हैं उनको हम पैथोजन के नाम से जानते हैं. ओके, so in this chapter now we have to study that where do microorganism live, means what are the habitat of microorganism. ये कहाँ रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं. जैसा कि अभी मैंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह मिलते हैं, इवन इन द एक्सट्रीम कंडीशन. अगर हॉट डेजर्ट है वहाँ पे भी, और पोलर रीजन है, फ्रिजिड रीजन है, वहाँ पे भी. ठीक है, तो और इनका जो रेंज है साइज़ का वो 0.2 से लेके 100 माइक्रोन तक होता है. मतलब बहुत ही माइक्रोन जो यूनिट है वो बहुत ही स्मॉल चीज़ों के मेज़रमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. तो इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. और ये कुछ जो होते हैं इनमें से वो कॉलोनी फॉर्म करके रखते हैं, मतलब ग्रुप में, और कुछ अकेले भी मिलते हैं. जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये रिप्रोडक्शन करते हैं, और अगर इनको फेवरेबल कंडीशन इनके अनुसार वातावरण नहीं मिलता है तो ये अपने चारों तरफ एक सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं. दैट सिस्ट हेल्प अस टू प्रोटेक्ट देम. और जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो सिस्ट ब्रेक डाउन होता है और ये वहाँ से निकल के और रिप्रोडक्शन करके अपने जैसे खूब सारे कॉपीज़ करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. Now we have to study about the structure of these microorganisms that are divided into 4 categories: bacteria, fungi, protozoa and some algae. Okay, so in this first we have to study about bacteria. Okay, so हर एक सिंगल बैक्टीरियम जो है, मतलब एक नॉर्मल बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल से बना हुआ होता है, मीन्स दे आर यूनिसेल्युलर. और इनके सेल के बाहर जो एक स्ट्रक्चर होता है इसको हम सेल वॉल कहते हैं, और अंदर होता है साइटोप्लाज्म. इनके पास कोई डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता है, ना ही कोई न्यूक्लियर मटेरियल, डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता, बट न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है. ये अकेले भी मिलते हैं और कभी कभी ये चेन या ग्रुप या कॉलोनी फॉर्म करके भी मिलते हैं. क्योंकि ये सिंगल सेल से बने हैं तो इनके बॉडी का excretion, digestion, absorption, every function, every important function is performed by that single cell only. ठीक है, और अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. दैट इज़ कोकी जो है वो स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया है, बैसिली जो कि रड शेप बैक्टीरिया है, स्पिरुला जो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है, और विब्रो जो कॉमा शेप बैक्टीरिया है. और ये सारे बैक्टीरियाज कोई ना कोई डिजीज़ कॉज करते हैं. कोकी सोर थ्रोट, यानी जो गला भारी होता है वो कोकी बैक्टीरिया की वजह से होता है. बैसिली टाइफाइड फीवर कॉज करता है.
स्पिरुला, सिफिलिस, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, एसटीडी वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विब्रो ये कॉलेरा नाम की बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ वायरस। ओके, वायरस जो है वो बैक्टीरिया से भी बहुत स्मॉल होता है। बैक्टीरिया का हमने रेंज तो माइक्रोन्स में देखा था ना, ये तो है माइक्रोन मीटर में है, उससे भी स्मॉल होता है। इनका साइज़ होता है 0.15 से 0.2 माइक्रोमीटर तक, और इनका स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल होता है जब ये सेल के बाहर होते हैं, लेकिन जैसे ये सेल के अंदर जाते हैं ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। मीन्स जैसे ये सेल के अंदर जाते हैं तो ये रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का एक लिंक है। जब ये लिविंग बॉडी के बाहर होते हैं वायरस, तो ये नॉन लिविंग होते हैं, मीन्स इसके अंदर कोई जान नहीं होता, लेकिन जैसे ही ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर घुसते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, लिविंग आ जाते हैं, लिविंग बन जाते हैं। तो दे आर इन बोथ सिचुएशन, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। इनका जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, वो रड शेप का भी होता है, स्फेरिकल शेप का भी होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फंजाई। फंजाई प्लांट की तरह दिखने वाला ऑर्गेनिज्म है, बट इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, और ये जनरली फूड के दे ग्रो ऑन आवर फूड्स, हमारे फूड वगैरह पे ग्रो करते हैं, या फिर लेदर के आइटम्स पे, पेपर पे, इन सारी चीज़ों पे ग्रो करते हैं। फंजाई जो है वो जनरली यूनिसेल्युलर भी होता है और मल्टी सेल्युलर भी होता है। ओके, मीन्स कि सिंगल सेल से भी बने हुए होते हैं और मोर देन वन सेल से भी। तो कुछ ऐसे 4 मेन टाइप्स के फंजाई इस बुक में दिए हुए हैं, जैसे यीस्ट, ये यूनिसेल्युलर फंजाई है। मिल्ड्यू, ये भी यूनिसेल्युलर फंजाई है। मोल्ड, ये मल्टी सेल्युलर फंजाई है। वेराज मशरूम, ये भी मल्टी सेल्युलर फंजाई है। ओके, सो इन दिस आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट एल्गी। एल्गी जो है वो एक ग्रास फॉर्म में होता है। ये फूड प्रोड्यूसर का मेन प्रिंसिपल है, स्पेशली वाटर इन्वायरमेंट में जो मेन फूड है वो ये एल्गी ही होता है। इसका जो साइज़ है 1 मीटर से 50 मीटर तक का भी होता है। अभी तक जो सबसे लार्जेस्ट एल्गी है वो है हमारा सीवीड। ठीक है, ये जो सेल है इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसके वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। बिल्कुल हायर प्लांट्स की तरह इनके पास भी क्लोरोफिल होता है। कुछ यूनिसेलुलर एल्गी के नेम आपके बुक में मेंशन है, क्लेमाइडोमोनास, डाइएटम, स्पायरोगायरा, ये सारे कॉलोनी फॉर्म करके रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ प्रोटोजोआ। जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं, जनरली कह लो कि द फर्स्ट एनिमल मीन्स द प्रोटो मीन्स द फर्स्ट एंड जॉ मीन्स एनिमल। तो जो भी फर्स्ट एनिमल है सिंगल सेल्ड, उसको हम प्रोटोजोआ कहते हैं। इनके पास प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक एनिमल्स की तो नहीं होती है, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रू एनिमल्स, रियल एनिमल्स, बट दे हैव सर्टेन characteristic, like they have made up of single cell something, they have the criteria of animals, that's why they are considered as first animals. ओके, इनके जो साइज़ है वो 2 to 200 माइक्रोन्स होते हैं, और इसमें एक एग्जांपल है अमीबा। अमीबा भी एक प्रोटोजोआ का एग्जांपल है। ये अपने शेप को चेंज कर सकता है, इरेगुलर शेप का होता है, इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, और इसके पास एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जिसका नाम है स्यूडोपोडिया, थ्रू विच लोकोमोट करता है और वो फूड को ग्रैप्स भी करता है, मीन्स इनगल्फ करता है। फिर पारामीशियम, ये स्लिपर शेप लाइक प्रोटोजोआ है। इसका लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसके पूरे बॉडी के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू ये लोकोमोशन परफॉर्म करता है। यूग्लिना, इसके पास क्लोरोफिल होता है। ट्राइपैनोजोमा, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर वाला प्रोटोजोआ है, और इसके पास टेंटिकल, एक धागे जैसा लंबा स्ट्रक्चर होता है, जिसके थ्रू ये मूवमेंट शो करता है। Now there are uses of microorganisms too, means there are so many microorganisms which are beneficial for us, they are useful for us, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम अलग अलग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इनका इस्तेमाल हम कर्ड, ब्रेड, केक के प्रोडक्शन में करते हैं, इसका इस्तेमाल हम अल्कोहल प्रोडक्शन में करते हैं, इसका इस्तेमाल हम पूरे इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए करते हैं, इसका इस्तेमाल जो है वो हम मेडिसिन या अचार वगैरह बनाने के लिए, इडली का डो बनाने के लिए भी करते हैं। एग्रीकल्चर में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो मदद करता है सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में, नाइट्रोजन फिक्स करने में। कुछ बैक्टीरिया जो है वो बटर फ्लेवर, जो बटर है उसका फ्लेवर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो है वो चाय की पत्ती को पकने में मदद करता है और उसमें जो अरोमा, जो खुशबू होती है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करता है, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म डेड हो गए हैं या फिर जो भी
ऑर्गेनिक मैटर डेड है तो उसको वो डिकम्पोज करके सॉइल को फर्टाइल बनाता है और इन्वायरमेंट को क्लीन करने में मदद करता है। फिर मेडिसिन वगैरह भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया से और फंजाई से कुछ मेडिसिन एंटीबायोटिक्स बनते हैं। जैसे पेनिसिलिन जो है वो एक बैक्टीरिया, पेनिसिलम नोटाटम के नाम का एक बैक्टीरिया, उससे पेनिसिलिन बनता है। ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जो हमारे बॉडी में चाहिए होता है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि हमारा बॉडी जो है वो बीमारियों से फाइट कर सके। ओके, और इंसुलिन जो है वो भी बैक्टीरिया से बनता है, बैक्टीरिया से मिलता है, जो कि इंसुलिन हमारी बॉडी में ज़रूरत है शुगर, ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। और जिनकी बॉडी में इंसुलिन का सिक्रेशन ज़्यादा या कम होता है तो वो एक्स्ट्रा इंसुलिन लेते या कम करते हैं। जिस इंजेक्शन में इंसुलिन होता है वो आर्टिफिशियल इंसुलिन जो है हम लोग बैक्टीरिया के थ्रू बनाते हैं। हमारे बॉडी में भी होता है, बट अगर बॉडी का इंसुलिन काम करना बंद कर दे तो हम आर्टिफिशियल जो है वो बैक्टीरिया से प्रिपेयर करके लैबोरेटरी में और उसको यूज़ में लाते हैं। एग्रीकल्चर के केस में जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उसके रूट नोड्यूल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में और प्लांट को प्रोवाइड करते हैं और प्लांट ग्रोथ और प्रोटीन में उसका मदद लेता है। तो ये कुछ एडवांटेज हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल भी हैं, मीन्स कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज करते हैं जिनको हम पैथोजन कहते हैं। तो ये हमारे बॉडी में एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू किसी भी वे में घुस सकते हैं। और जनरली ये जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कम्युनिकेबल होते हैं। ये जो भी बीमारी कॉज करता है वो कम्युनिकेबल होते हैं, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन स्प्रेड हो सकता है। तो हियर वी हैव टू स्टडी अबाउट द कम्युनिकेबल डिजीज, मीन्स द डिजीज विच स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू another person, that is known as communicable disease. Okay, here are given some list of disease which is caused due to certain amount of agents, like tuberculosis is caused due to air causing means air जो है जिसके थ्रू वो ट्रांसमिट होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, बट एयर इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मीजल्स air, chicken pox air, polio air, water, cholera contaminated food and water, typhoid contaminated food and water, hepatitis A water, malaria जो है वो फीमेल मॉस्किटो एनाफिलीज से होता है। ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे वैक्सीनेशन है जिसके थ्रू हम इस डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट कि कुछ जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब हैं वो एनिमल्स में भी बीमारी कॉज करते हैं। जैसे एंथ्रेक्स एक बहुत ही डेंजरस ह्यूमन और कैटल दोनों का डिजीज़ है जो कि एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है। फुट एंड माउथ डिजीज़ कैटल्स में होने वाली बीमारी है जो कि वायरस के थ्रू होता है। रिंडर पेस्ट जो है वो पोल्ट्री बर्ड्स में होने वाली बीमारी है जो वायरस के थ्रू होता है। और बहुत सारे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं जो कि प्लांट्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे ब्लाइट ऑफ राइस बैक्टीरिया से, सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया से, टोबैको मोज़ैक डिजीज़ टीएमवी वायरस से, लीफ कर्ल एंड रोल ये भी वायरस है। ऐसे कई बहुत सारे टेबल 2.4 में आपके मेंशन है डिजीज़ जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोब से होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ फूड पॉइजनिंग। कभी कभी क्या होता है कि हम ख़राब फूड बॉडी में खा लेते हैं, ऐसा फूड जिसमें ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो या डेवलप कर चुका था और बहुत टाइम से वो स्टोर्ड था और एक्सपायर्ड हो गया लाइक दैट, और हमने खा लिया तो हमारे बॉडी में पॉइजन सिक्रेट करता है जिसकी वजह से हमें वोमिटिंग, डायरिया, इलनेस, हेडेक, ये सारी चीज़ें, कभी कभी तो सीवियर कंडीशन में डेथ भी हो जाती है। ये सारी चीज़ें होती हैं तो इसको हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। सो खाना ख़राब होने की वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रिवेंट आवर फूड फ्रॉम बिकेम स्पॉइल्ड। ओके, तो खाना को स्पॉइल होने से बचाने के लिए हमें कौन कौन से प्रोसेस की ज़रूरत है, कैसे हम फूड को प्रिजर्व करें, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक जान लेते हैं कि क्यों फूड स्पॉइल होता है, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड द स्पॉइलिंग ऑफ फूड। फर्स्ट, या तो फूड आइटम जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, हवा लग गया उसमें, इस वजह से। दूसरा, या तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह आके उसको डिकम्पोज कर दिए, या फिर उसमें मॉइस्चर, नमी आ गई है, ठीक है, या फिर गर्मी की वजह से ख़राब हो जाता है। तो कैसे हम प्रिजर्व करें, तो टेम्परेचर कंट्रोल करके, आप टेम्परेचर बढ़ा के घटा के आप फूड आइटम को प्रिजर्व कर सकते हो। मॉइस्चर कंट्रोल करके, केमिकल यूज़ से, फिजिकल मेथड से। तो हियर वी हैव टू स्टडी अबाउट स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि हम 100 डिग्री से अबव, 100 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर प्रोवाइड करके सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं और देन फूड आइटम को प्रिजर्व कर लेते हैं। फिर अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट है, ओमिक हीटिंग है, कैनिंग है, ये सारे कुछ प्रोसेस हैं। अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो बैक्टीरिया फूड आइटम में प्रेजेंट होता है उसको मार दिया जाता है एंड देन जो फूड है वो
कंजम्पशन के लिए अच्छा रहता है। फिर कैनिंग प्रोसेस, जिसमें एयर टाइट कंटेनर में हम फूड को रखते हैं जिसमें हवा ना लग सके, जिसमें मॉइस्चर ना आ सके। मॉइस्चर कंट्रोल करने का और क्या तरीका है, हमारे घर में देखा होगा मम्मी लोग मानो कुछ स्टोर करने के लिए रखती हैं लॉन्ग टाइम, तो उसको धूप दिखा देती हैं ताकि वो सूख जाए, तो ड्राइंग मेथड के थ्रू तो उसमें से मॉइस्चर निकल जाएगा, तो बैक्टीरिया वगैरह डेवलप नहीं करेंगे। फिर केमिकल यूज़, कुछ केमिकल का इस्तेमाल करके, जैसे कि सोडियम बेंजोएट वगैरह कुछ केमिकल है जिसका इस्तेमाल करके कुछ फूड आइटम्स को हम लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। कुछ फिजिकल या फिर तेल, सॉल्ट, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके भी हम फूड आइटम को प्रिवेंट कर सकते हैं, स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। तो फिजिकल मेथड्स भी कुछ हैं, जैसे कि नाइट्रोजन गैस के थ्रू, जो फूड पैकेट होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भर के हम फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। वैक्यूम पैकिंग करके, नो एयर। फूड इरेडिएशन मीन्स फूड का नॉर्मल लाइफ थोड़ा बढ़ा के, जैसे स्पेस में जिनको जाना होता है तो वो लोग फूड इरेडिएशन प्रोसेस के थ्रू ही वही फूड ले जाते हैं जो फूड इरेडिएशन प्रोसेस के थ्रू बनाया गया हो, जिसका नॉर्मल लाइफ जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो एक्चुअल लाइफ से, फूड का स्पेशली। Now we have to study about nitrogen fixation that we have already discussed in our earlier class, but still I'm going to revise it for you. What happens is there is atmosphere present, there is nitrogen that is present in our atmosphere, okay, nitrogen gas, but what our plant need protein for their growth, and the plant is unable to take that atmospheric nitrogen directly. So for that, what they used to do, they have the root nodule inside which the nitrogen fixing bacteria live. And what that nitrogen fixing bacteria do, they perform a symbiotic relationship with that leguminous plant or that particular plant. ये क्या करते हैं, आपस में दोनों का एक रिश्ता होता है बेनिफिशियल वाला, कि तुम मुझे कुछ प्रोवाइड करो और मैं भी तुम्हें कुछ प्रोवाइड करूँगा। तो द प्लांट प्रोवाइड शेल्टर टू द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एंड द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रोवाइड नाइट्रेट टू द प्लांट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट में। नाइट्रेट एक ऐसा फॉर्म है नाइट्रोजन का जो कि पानी में इजीली डिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस पानी में डिजॉल्व नहीं हो सकता है, तो प्लांट डायरेक्टली ले नहीं सकते हैं। तो फिर क्या होता है कि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको वो पानी में डिजॉल्व करता है, दैट नाइट्रेट मतलब सॉरी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, जो कि पानी में इजीली डिजॉल्व हो जाता है, और प्लांट उसको फिर इजीली लेके पूरे प्लांट के पार्ट द नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इस रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। So here we have completed our whole chapter, nitrogen fixation. So in this chapter we have to study about what? Microorganisms, how they are beneficial for us, how they are harmful for us, what are the communicable diseases, what are the diseases that is caused in plant and animals due to the microorganism, and how we can use microorganism, what are the food poisoning, and what are the methods through which we can preserve our food, and what is nitrogen fixation. So we have completed this second chapter, and right now what you have to do is you have to complete question number A, B, C as well as D, and in next video we will talk about the question answer. Okay, thank you.